देखो पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट क्या रहेंगे? सर्कुलर आर्क। आपने पिछली बार जो फील्ड निकाला था, आपको याद होगा, लास्ट मैंने आपको जो फील्ड निकलवाया था, वो फील्ड किसका निकलवाया था? सर्कुलर वायर। सर्कुलर पूरे लूप का, याद है? यस सर। देखो, मान लो मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है ना, सर्कुलर आर्क है। और इसमें करंट है आई। कितनी करंट है? आई। जिस सर्कल की ये आर्क है, ये उसका सेंटर है ओ, और ये उसकी रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है भाई, ऐसा है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो सर्कुलर आर्क है, ये अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो है थीटा। तो मुझसे पूछा गया कि इस सर्कुलर आर्क में जो ये करंट है आई, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमने ये पढ़ा है पिछली क्लास में कि अगर ये पूरा सर्कुलर वायर होता, मैग्नेटिक फील्ड फॉर द होल सर्कल इज म्यू नॉट आई बाई 2r एट द सेंटर। बोलिए, मानते हैं कि नहीं? यस सर। और ये सर्कल जो है, ये जो पूरा सर्कल है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 360 डिग्री। लेकिन मुझे तो अभी सिर्फ इस आर्क की फील्ड निकालनी है जो थीटा एंगल की है। तो मैं सिंपल यूनिटरी मेथड से ऐसा कह सकता हूं कि जो आर्क की फील्ड होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। बोलिए, क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अगर ये पूरा आर्क की जगह पूरा सर्कल होता, तो पूरा सर्कल होता तो ये थीटा की वैल्यू 360 हो जाती। यहाँ पर आप 360 डाल देते तो 360/360 कट के 1 हो जाता, म्यू नॉट आई बाई 2r आ जाता आपके पास। यानी कि इस आर्क की जो फील्ड आएगी वो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 360 आ जाएगी। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। चलिए, तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हमसे कहा गया ये एक वायर है जो इन्फिनिटी से आ रहा है, इसमें करंट है आई। फिर ये ऐसे करके सेमी सर्कुलर वायर में वो हो गया आई, आर रेडियस का। और फिर ये ऐसे करके चला गया आई, ये ऐसे चला गया। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। और ये जो पॉइंट है वो है ओ, जो इसका सेंटर है। मतलब ऐसे का समझो कि इन्फिनिटी से एक तार आया, फिर वो तार ने ऐसे सेमी सर्कुलर शेप ले ली, और फिर वो ऐसे करके फिर ऐसे चला गया। कहाँ से आया था ये तार? ये तार आया था माइनस इंफिनिटी से, और ये तार कहाँ चला गया? प्लस इंफिनिटी तक चला गया। हमसे पूछा गया है कि ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाइए। ओ पॉइंट पर क्या निकाल के दिखाइए? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इस पूरे सेक्शन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक ये वाला वायर, एक ये वाला सेमी सर्कुलर आर्क, और एक ये वाला वायर। इस वायर की वजह से यहाँ फील्ड कितना होगा जरा सोचते हैं। तो ये जो पॉइंट है ओ, क्या ये पॉइंट इसी वायर की लाइन पे लाई कर रहा है? बोलो। यस सर। और आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब वायर की लाइन पे कोई पॉइंट होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। यानी कि इस वायर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 0 है, इस वायर का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर 0 है। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। तो फील्ड जो आएगी वो सिर्फ आर्क की फील्ड आ जाएगी। आप आर्क की फील्ड अगर लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। इस आर्क की फील्ड कैसे लिखेंगे? आर्क की फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। और यहाँ थीटा कितना है, कितना एंगल सबटेंड है इस आर्क का? 180। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 360, यानी कि 1/2। मेरा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। पहली चीज, ये आंसर हो गया। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया था?
सर्कुलर केस में क्या करते हैं, राइट हैंड की उंगलियां करंट के अलोंग ऐसे घुमा देते हैं, तो ऐसे करके घुमाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ आ जाएगा। अंगूठा अंदर की तरफ आने का मतलब है फील्ड इज इनटू द प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन। बोलो क्या इतनी बात समझ में आती है? यस सर। कोई भी डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, चलो आगे देखो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको चीजें फील करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक लूप ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस, मतलब कुछ इस तरीके से। दिस इज अ सेमी सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और ये रेडियस आर है, और एक सेमी सर्कल ऐसे बना हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। इसका इसका ये भी सेंटर है ओ, ये भी सेमी सर्कुलर है और इसकी रेडियस भी आर है। और हमसे कहा गया है इसमें ऐसे करंट चल रही है, मतलब ऐसे आई करंट ऐसे गई है, फिर आई करंट ऐसे जाएगी। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ भाई, ओरिजिन पे क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे बताओ? सर पहले आधे की वजह से फिर आधे की वजह से दोनों का ऐड कर देंगे। हाँ, पहले आधे की वजह से फिर आधे की वजह से दोनों का ऐड कर देंगे। पर ये जो आधे आधे लूप हैं, क्या इन दोनों का प्लेन सेम है कि अलग अलग प्लेन्स में है? अलग अलग। देखो, ये वाला जो लूप है आधा वाला, ये वाई जेड प्लेन में है, और ये वाला जो लूप है ये एक्स वाई प्लेन में है। देख पा रहे हो इतना? यस सर। तो अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो ये डॉटेड लाइन बना लो, ये डॉटेड लाइन बना लो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो सर। चलो इधर देखो, ध्यान सुनना। पहले इसकी बात करता हूं मैं। इसकी जो फील्ड होगी वो किधर होगी, उसको निकालने के लिए मैंने अपना राइट हैंड लिया, अपनी उंगलियां ऐसे घुमाई इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। अंगूठा मेरा इधर आ रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में फील्ड आएगी इसकी। और कितनी आएगी? क्योंकि ये सेमी सर्कुलर वायर है, तो इसकी जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा 1/2 कहां से आया। ये 180/360 से 1/2 आ जाएगा, और ये फील्ड आ जाएगी माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। दूसरा जो ये वाला लूप है सेमी सर्कुलर, मैग्नीट्यूड में तो इसकी फील्ड इतनी ही होने वाली है, यही फील्ड होने वाली है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मैं अपने राइट हैंड को ऐसे घुमाता हूं, ऐसे करके। जब मैं अपने राइट हैंड को ऐसे घुमाऊंगा जैसे करंट है, तो मेरा अंगूठा किधर आएगा? नीचे। नीचे मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में। नेगेटिव वाई का मतलब इसकी फील्ड जो हो जाएगी दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/2 इंटू माइनस जे कैप। दिस इज गोइंग टू बी माई नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन 4r आई कैप, माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन 4r जे कैप। ये उत्तर हो जाने वाला है। बोलिए इतनी बात क्लियर है? यस सर। अगर वो आपसे पूछे कि फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, मान लीजिए फील्ड का क्या पूछ ले, मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेंगे अगर आप, यानी कि रूट ओवर इसका स्क्वायर करोगे, तो आई होप तुमको समझ में आना चाहिए कि जो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r इंटू √2।
क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया है कि मान लीजिए ये इस तरीके से एक पंखा टाइप की एक शेप बनाई है मैंने, और इस पंखे का ये सेंटर है, और ये डॉटेड लाइन ऐसे बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से पंखा बना हुआ है। ठीक है जी, आपको ये दे रखा है कि ये जो दूरी है ये वाली, मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी आ जाए। ये जो दूरी है ये r है, और ये जो दूरी है ये 2r है। ये दे रखा है आपको। ऑल्सो हमें ये दे रखा है कि ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 60 डिग्री है। कितना एंगल है? 60 डिग्री है। और इस पूरे पंखे में ऐसे करके करंट चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं हर जगह बना नहीं रहा हूं, लेकिन आप फील कर सकते हैं कि इस तरीके से करंट चल रही होगी पूरे उसमें। आपको लिख के दिया कि फिगर इज सिमेट्रिकल, फिगर इज सिमेट्रिकल, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट जो सेंटर का पॉइंट है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखानी है। कोशिश करिए, कैसे निकालेंगे, ट्राई करिए। सर म्यू नॉट आई अपॉन 3r। नहीं बेटा, गलत। देखो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझते हैं। पहली चीज तो ये दे रखा है कि फिगर सिमेट्रिकल है। फिगर सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला भी 60 होना चाहिए, ये वाला भी 60 होना चाहिए, और ये वाला भी 60 होना चाहिए। इतना समझ में आता है? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज, ये पूरा एंगल कितना होता है? ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, जिसमें से कितना हमारे पास हो चुका है? 60 60 60 60, 240 डिग्री तो निकल चुका है। तो 240 अगर मैं 360 में से घटा दूं तो बचा 120 डिग्री, और वो 120 डिग्री 1 2 3 4 इन चारों आर्क में डिवाइड करना है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो सबको बराबर बराबर एंगल देना है। तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अब चलो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये वाला जो वायर है, 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 ये 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 और ये, इन आठों की वजह से यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि इन सारे वायर की लाइन पर ही आपको दिख रहा है ये पॉइंट ओ लाई कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो अब हमारे पास कुल मिला के क्या क्या बचा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है? हमारे पास ये बचा कि एक तो ये आर्क बच गई, एक आर्क ये, एक आर्क ये, एक आर्क ये, और एक आर्क ये। सोच के बताओ बेटा, चारों आर्क की वजह से फील्ड सेम होगी कि अलग अलग आएगी? सेम। सेम होगी। क्या डायरेक्शन सेम होगी? इस आर्क में करंट ऐसे है, इस आर्क में करंट ऐसे है, इस आर्क में करंट ऐसे है, इस आर्क में करंट ऐसे है। विल द डायरेक्शन बी सेम? यस सर। क्योंकि अगर आप अपना हाथ घुमा के देखेंगे तो इधर ऐसे 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 पूरा क्लॉकवाइज ही घूम रहा है ना, तो सबकी वजह से अंदर ही आएगी फील्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। तो भैया अगर आर्क की फील्ड मुझे लिखनी है, आर्क का कंट्रीब्यूशन अगर मुझे लिखना है, तो मैं एक आर्क की फील्ड लिख के उसको 4 से गुणा कर देता हूं। एक आर्क की फील्ड कितनी होगी? एक आर्क की फील्ड हो जाती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा बन रहा है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये एक आर्क की फील्ड है,
इसे लिख के आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि चारों आर्क बराबर फील्ड दे रही है। ये टोटल फील्ड आर्क दे रहा है आपका इनटू द प्लेन। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अभी लेकिन आपके पास वायर्स भी बच रहे हैं बेटा, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या बच रहे हैं? वायर्स। कौन से वाले वायर्स? ये वाले वायर्स। ये तो बच गए ना अभी। बोलो भैया, क्लियर है कि नहीं? यस सर। इन चारों वायर की वजह से फील्ड किधर होगी, सोच के बताइए, अंदर की बाहर? ऊपर वाले वायर में करंट ऐसे है, इसमें ऐसे होगी, इसमें ऐसे होगी, इसमें ऐसे होगी। हाँ, क्या कहना? अंदर। एक के अंदर कि चारों के अंदर? चारों की, चारों के अंदर। तो इसका मतलब है एक की लिख के 4 से गुणा कर सकता हूँ। यस सर। बोलो यस और नो। यस सर। तो अब एक की फील्ड लिखते हैं। तो देखो इस वायर को, ये इनफाइनाइट वायर है कि फाइनाइट वायर है? फाइनाइट। फाइनाइट वायर की फॉर्मूला, फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद आ रहा है? यस सर। तो अब देखते हैं इधर इस वायर की क्या फील्ड होगी। इस वायर की फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4π। डी क्या है? इस ओ पॉइंट से इस वायर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमको 2r दे रखी है, तो ये हो गया 2r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो आपको याद होना चाहिए, जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे थे उस पॉइंट को उठा के हम वायर के दो कोनों से ऐसे करके जोड़ देते थे, और जो एंगल बन रहे होते थे उन्हीं को थीटा 1 थीटा 2 कहते थे। तो ये पूरा एंगल 60 है ना, तो कॉमन सेंस से कहता है कि इधर कितना बन रहा होगा, 30 डिग्री, और इधर भी कितना बन रहा होगा, 30 डिग्री। सिमेट्रिकल फिगर है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो दिस विल बिकम साइन 30 प्लस साइन 30। लेकिन ध्यान रहे, ये अभी एक ही वायर की फील्ड हुई है बेटा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देना होगा? फोर्स। 4 से। तो ये आपके पास टोटल फील्ड आ गया है किसका? वायर का। और ये फील्ड भी इनटू द प्लेन ही है, अभी आपने बताया ये फील्ड भी अंदर ही है। तो अगर कोई मुझसे कहे कि नेट फील्ड कितनी होगी, नेट फील्ड कितनी होगी, तो दोनों ही फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो मैं आर्क की फील्ड को और वायर की फील्ड को सिंपली जोड़ दूंगा और कह दूंगा कि ये जो फील्ड है ये टोटल फील्ड अंदर की तरफ इसमें आ रही होगी। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है हमसे? हमसे ये कहा जा रहा है कि ये एक वायर है जो कहीं इनफाइनाइट से आ रहा था। कितनी करंट लेके आ रहा था? आई करंट लेके आ रहा था। यहां आने के बाद क्योंकि ये कंडक्टिंग रिंग है, तो आई होप आपको इतनी बात की अकल है कि अगर ये कंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर रेजिस्टेंस होगा तो ये करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया। मान लो इधर करंट कितना हो गया, I1, इधर करंट कितना चला गया, I2। फिर इधर से I1 घूम के आया, इधर से I2 घूम के आया, यहां पर दोनों मिल गए, और यहां से वापस आई करंट वापस चला गया इंफिनिटी की तरफ। ऐसा आपको अरेंजमेंट दे रखा है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये दोनों वायर्स की लाइन पे ही सेंटर पॉइंट लाई कर रहा है, और ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो थीटा दे रखा है। आपको ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखानी है, कितनी होगी? इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाइए कितनी होगी, ट्राई करिए। सर आ तो गया, बहुत लंबा आ रहा है। कितना आ रहा है? सर म्यू नॉट I1 अपॉन 2r माइनस म्यू नॉट अपॉन 2r थीटा बाई 360 इंटू I1 प्लस I2। नहीं बेटा, थोड़ा I1 I2 की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ना आपको। I1 I2 कितना है, I1 I2 के टर्म्स में आंसर थोड़ी निकाल देंगे आप, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए थोड़ा आपने को सोचना पड़ेगा। एक बात बताओ,
यहां से जो भी करंट आ रही है वो डिवाइड हो रही है। तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं और इस पॉइंट को पी बोल दूं, तो आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आता है कि रिंग के ये जो दो हिस्से हैं, जैसे ये वाला जो हिस्सा है, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी R2, मानते हो? यस सर। और रिंग का जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी R1, क्योंकि कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अब ये R1 और R2 सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल। पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड करते थे? 1/R1 रेशियो 1/R2। तो इस I को कैसे डिवाइड कर दिया जाए साहब? इस I को डिवाइड करना पड़ेगा 1/R1 रेशो 1/R2 में। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसका मतलब R2/R1 में डिवाइड करना? बोलो हाँ या ना। यस सर। R2/R1 का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी? रो एल अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा रो इंटू L2/A डिवाइडेड बाय, मतलब रेशो रो इंटू L1/A। आप देख सकते हो मैंने L2 और L1 तो अलग अलग लिखा है, लेकिन रो और A दोनों का सेम लिखा है। रो क्यों सेम लिखा है? पूरी रिंग एक ही मटेरियल की बनी है तो रेजिस्टिविटी तो पूरी रिंग की एक ही होगी, और पूरी रिंग अगर सेम थिकनेस की है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा का सेम होगा, सिर्फ लेंथ अलग अलग होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो ये भी कट लिया, यानी कुल मिला के किस रेशो में डिवाइड कर दूं? बोलो। L2 रेशियो। अब बताओ L2 कितना होगा? ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ, ये कितनी लेंथ होगी? तो आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि अगर इस रिंग की रेडियस R है और ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो लेंथ है ये R इंटू थीटा होगी। बोलो यस और नो। यस सर। और ये एंगल कितना है बेटा? अगर ये थीटा है तो ये कितना है? दिस इज 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा का मतलब जो ये लेंथ है, ये कितनी लेंथ होगी? जल्दी बोलिए। L1 कितना होगा? R 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा इंटू R। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो मुझे किस रेशो में डिवाइड करना है? L2:L1। तो L2 की जगह मैंने क्या लिख दिया? R थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस थीटा इंटू R। R से R कट गया, यानी कि अल्टीमेटली मुझे पता चल गया कि थीटा और 2 पाई माइनस थीटा के रेशो में डिवाइड अगर मैं कर दूं I को, तो मुझे करंट मिल जाएंगे। तो बताइए I1 की वैल्यू यहां से कितनी आती है? यहां से I1 की वैल्यू कितनी आती है? I1 की वैल्यू आती है थीटा अपॉन इन दोनों का सम। इन दोनों का सम हो जाएगा 2 पाई इंटू आई, ये आ गया I1। और I2 हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन इन दोनों का सम, विच इज अगेन 2 पाई इंटू आई। ये मुझे I1 और I2 मिल गए। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब मैं क्या करूंगा बेटा? I2 की फील्ड यहाँ पे लिख दूंगा सेंटर पे, I1 की फील्ड यहाँ पे लिख दूंगा सेंटर पे, और दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट ले लूंगा, क्योंकि फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मानते हो इस बात को? यस सर। तो देखो इधर, इसी फिगर में ध्यान से देखो। सबसे पहले फील्ड लिखते हैं I1 की वजह से। I1 की फील्ड को मैं B1 नाम दे रहा हूं, मतलब ये वाली जो फील्ड है ये लिखते हैं। ये पूरी एक आर्क है, ये एक आर्क है। कितने रेडियस की आर्क है? R रेडियस की आर्क है, और इस आर्क का एंगल सेंटर पे कितना है? 2 पाई माइनस थीटा। तो आर्क की फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क की फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। I की जगह आ जाएगा I1 अपॉन 2R इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो इसका थीटा कितना है इस आर्क का? इस आर्क का थीटा है 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 360। तो रेडियंस में उसको आप 2 पाई लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसमें I1 की वैल्यू डाल दो। I1 आपने निकाल लिया ना उधर से, I1 की वैल्यू डाल दो। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2R इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू I1 की जगह मैंने डाल दिया थीटा I अपॉन 2 पाई। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा ये बताओ, ये फील्ड अंदर होगी कि बाहर होगी? I1 वाली फील्ड अंदर होगी कि बाहर होगी? राइट हैंड घुमा के देखो, अंदर। ये फील्ड अंदर आ रही है। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। अब फील्ड लिखते हैं सेकंड वाली B2, यानी कि इस वाले करंट की फील्ड लिखते हैं। इसकी फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट I
I2 अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो इसका जो एंगल है वो तो थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 पाई। क्या ये बात समझ चमकी कि नहीं चमकी? यस सर। और देखो इधर, अब इसमें एक काम करते हैं, I2 की वैल्यू रख देते हैं जो वहां से निकाली थी। तो अगर I2 की वैल्यू रख दूं तो क्या बचेगा? म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई इंटू I2 की वैल्यू वहां से मैंने रखी 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई। सोच के बताओ ये फील्ड अंदर आएगी कि बाहर आएगी? राइट हैंड घुमा के देखो, बाहर। बाहर आएगी। क्या आपको B1 और B2 दोनों लिखा दिख रहा है कि नहीं लिखा दिख रहा है? यस सर। अब आप एक काम करिए, मेरे कहने से थोड़ा सा फोकस करके जरा अच्छे से देखिए, ये फील्ड और ये फील्ड देखो बराबर नहीं दिख रही है, एक ही चीज लिखी हुई है, देखो ध्यान से। यस सर। दिखा? यस सर। और एक अंदर है और एक बाहर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यस सर। इसका आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का? 0। 0 आएगा बेटा, नेट फील्ड 0 होगी इस पे। समझ आ रही? यस सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर जहाँ पे भी कंडक्टिंग कह देंगे वहां पे ये रेसिस्टेंस वाला लगाना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल बेटा, जब कंडक्टर है तो कंडक्टर में तो करंट जाएगी, तो करंट जाएगी तो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यूज करना ही पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, करंट डिवाइड कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे ना डिवाइड। यस सर। कोई समस्या? नो सर। ठीक। पढ़ो क्या लिखा है। Magnetic field due to current carrying circular loop at axis. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट Axis. ठीक है, देखिए इधर, अभी तक आपने क्या किया है, ये जो सर्कुलर लूप होता है इसमें करंट आई ले लेते हैं। तो अगर इसमें करंट आई है और इसकी लूप की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। तो अभी तक हमें क्या पता है? अभी तक हमें ये पता है कि इस लूप की वजह से हम सेंटर पे फील्ड निकालना जानते हैं। सेंटर पर जो फील्ड आती है वो तो आ जाती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कोई दिक्कत वाली बात? No sir. No sir. लेकिन अब बेटा मुझे लूप के सेंटर पे फील्ड नहीं चाहिए, अब मुझे फील्ड चाहिए लूप की एक्सिस पर। लूप की एक्सिस से मेरा क्या तात्पर्य है? लूप की एक्सिस से मेरा तात्पर्य है ये कि ये तुम्हारा लूप है ऐसे करके, और मुझे इसके एक्सिस पर एक पॉइंट ले रहा हूं मैं। मान लो एक्सिस पर मैंने ये पॉइंट ले लिया P, और मैंने कहा यहां फील्ड निकाल के दिखाएं साहब। और इस लूप में जो करंट हम मान लेते हैं वो ऐसे मान लेते हैं I। बोलिए कोई समस्या? No sir. कैसे निकालेंगे आइए सोचते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचते हैं। तो मैंने बोल दिया कि मान लीजिए लूप का जो खुद का रेडियस है वो कैपिटल R है, और ये जो दूरी है ये x है। x मतलब सेंटर से उस पॉइंट की दूरी x है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे को ये पता है, बायो सावर्ट लॉ ने मुझे ये सिखाया था कि dB बराबर म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है छोटे से एलिमेंट dl की फील्ड। ये हमने सीखा था। अगर हम इस छोटे से एलिमेंट की फील्ड को निकाल के इंटीग्रेट करें तो काम बन जाएगा। बोली बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes sir. अब यहाँ पर बेटा सारा खेल इमेजिनेशन का है, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा।
हमने आपको बताया था कि जो डीएल वेक्टर होता है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है। तो आप इस चीज को समझो, जो आप यहां पर डीएल मानोगे, ये लूप इस प्लेन में थोड़ी रखा है, ये लूप तो ऐसे रखा हुआ है, इस प्लेन से ऐसे बाहर आ रहा है, तो जो यहाँ का डीएल होगा वो ऐसे करके आपकी तरफ बाहर आ रहा होगा, और जो यहाँ पर डीएल होगा क्योंकि उसमें करंट अंदर की तरफ होगी तो वो अंदर की तरफ ऐसे अंदर जा रहा होगा। क्या ये बात समझ पाते हो? यस यस। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसी लूप का मैं फ्रंट व्यू दिखाऊं और फ्रंट व्यू में ऐसे करंट हो, तो जो ऊपर की तरफ डीएल चूज करोगे वो ऐसे होगा, और जो नीचे की तरफ डीएल चूज करोगे वो ऐसे होगा करंट की डायरेक्शन में। अब इसी चीज को मैं ऐसे करके अगर 90 डिग्री घुमा दूं, 90 डिग्री घुमा के ऐसे रख दूं, तो ये वाला जो डीएल है ये मुझे बाहर आता हुआ दिख रहा होगा, ये वाला डीएल अंदर जाता हुआ लग रहा होगा। समझ आ रही है बात की नहीं? यस यस सर। तो यहां पर जो डीएल है, ये रहा डीएल। आप अपने दिमाग में इस चीज को लेके चलना बहुत अच्छे से। ये डीएल किधर निकल के आ रहा है? आगे को। बाहर। और ये डीएल किधर जा रहा है बेटा? अंदर की ओर। अंदर की ओर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, अब हमें करना क्या होता है, अगर ये डीएल है तो यहां से पहले तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे बायो सावर्ट लॉ लगाने के लिए, तो वो पोजीशन वेक्टर ये हो जाता है आर वेक्टर। कुछ याद आ रहा है आपको इतना? पक्की बात है? यस सर। सोच के बताओ डीएल और आर के बीच में एंगल कितना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर? 90 डिग्री। अरे यार, आर वेक्टर ऐसे सोचो, आर वेक्टर यहां से ऐसे है, तो आर वेक्टर तो इस प्लेन में है और डीएल वेक्टर तो इस प्लेन से बाहर निकल के आ रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा? जल्दी बोल। 90 डिग्री। ऐसे यहां देखो, यहां पर बेटा जब तुम आर वेक्टर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, यहां से पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर तो इसी प्लेन में है, लेकिन ये डीएल तो अंदर घुस रहा है ना, तो यहां पर भी अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये वाला एंगल कितना बन रहा होगा? टेल मी। 90 डिग्री। 90 डिग्री। इस फॉर्मूले में मैंने रखा डीबी, तो ये डीबी निकल के आया म्यू नॉट आई डी एल इंटू साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ये फील्ड निकल के आई डीबी, यानी कि इस छोटे से एलिमेंट डीएल की फील्ड हमारे पास ये निकल के आ गई। क्या आप यहां तक मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। यस सर। आप सोच के बताइए, बायो सावर्ट लॉ से हमने क्या सिखाया था आपको? फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डीएल क्रॉस आर। फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डीएल क्रॉस आर। तो सारे बच्चे मेरे साथ इमेजिन करो, यहाँ डीएल वेक्टर किधर आ रहा है निकल के? बाहर। बाहर। आर वेक्टर ऐसे। तो बेटा जब मैं डीएल क्रॉस आर करूंगा, देखो डीएल वेक्टर बाहर है ऐसे, आर वेक्टर ये रहा, तो जब तुम डीएल पे हाथ रख के ऐसे घूमोगे, डीएल पे हाथ रख के आर की तरफ घूमोगे, तो जो अंगूठा आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैन यू सी दिस और नॉट? यस सर। यस सर। ये जो डीबी आएगा वो ऐसे आएगा, ये डीबी ऐसे आएगा इस वाले आर के परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहां पर जो डीबी आएगा नीचे वाले एलिमेंट की तरफ, वो डीबी ऐसे आएगा इस आर के परपेंडिकुलर। क्या ये बात चमकी कि नहीं चमकी आपको? बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब मैंने क्या दिखाया? मैंने एक एलिमेंट लिया है कि मैंने दो एलिमेंट लिए? मैंने एक एलिमेंट लिया है डीएल की दो एलिमेंट लिए हैं? एक डीएल मैंने देखो ऊपर लिया है और एक डायमेट्रिकली उसके ठीक सामने वाला डीएल लिया है। दो एलिमेंट लिए हैं कि नहीं लिए? यस सर। ये दो एलिमेंट आपको कुछ दिखाने के लिए लिए हैं। वो क्या दिखाने के लिए लिए हैं? देखिए, इस एलिमेंट की फील्ड डीबी ये रही, ऐसे आ गई। इस एलिमेंट की फील्ड डीबी ये रही, ऐसे आ गई। जहां पे डीबी की जो वैल्यू है, जो डीबी का मैग्नीट्यूड है, वो ये मेरे पास लिखा हुआ है अलग से। ठीक है, साइन 90 तो ऑब्वियसली इसमें से 1 ही हो जाना है, तो साइन 90 की जगह तो आप 1 ही मान के चलोगे। लेकिन मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको? ये दिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये वाला एंगल कितना मान लेता हूँ, बोलो। थीटा। तो क्या आप ये मानते हो कि ये भी थीटा है? यस सर। क्या आप ये मानते हो कि 90 माइनस थीटा है? यस सर। तो ये भी कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अब ये जो डीबी है, इसके दो कंपोनेंट बनते हुए मुझे दिख रहे हैं बहुत साफ साफ। एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। इधर कौन सा कंपोनेंट बन रहा है? डीबी कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब डीबी साइन थीटा, और ऊपर बनेगा डीबी साइन 90 माइनस थीटा, मतलब डीबी कॉस थीटा। क्या ये बात चमकी? यस सर। ऐसे नीचे वाले को अगर मैं देखूं, तो जो नीचे वाला मेरा डीबी है
ये भी दो कंपोनेंट दे रहा होगा, एक इधर दे रहा होगा विच इज डीबी साइन थीटा, इतनी बात आपको अकल होनी चाहिए, और नीचे वाला डीबी कॉस थीटा। तो मजे की बात देखो क्या है, मैंने जब दो एलिमेंट लिए तो दो एलिमेंट से मुझे इतनी बात समझ में आती है कि इन दो एलिमेंट्स के जो ये वाले कंपोनेंट हैं ये तो जुड़ रहे हैं, डीबी साइन थीटा तो जुड़ रहा है, लेकिन डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस और ये सर। जो दो एलिमेंट लिए थे डायमेट्रिकली अपोजिट थे कि नहीं थे? पूरी रिंग जो होती है तुम्हारा जो लूप होता है उसमें एक पॉइंट उसके दूसरे सामने वाला पॉइंट, तो अब तुम समझो पूरी जो मेरे पास रिंग है, ये जो मेरे पास पूरी रिंग है, इसे मैं ऐसे दो दो पॉइंट के पेयर में बांट सकता हूं कि नहीं? यस सर। जैसे इस एलिमेंट के लिए ये सामने वाला, इसके लिए ये सामने वाला, इसके लिए ये सामने वाला, इसके लिए ये सामने वाला। नहीं आई बात समझ में? बांट सकते हैं, यस। यस सर। और सबके वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या कर जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल। पेयर में कैंसिल। और हॉरिजॉन्टल वाले सबके ऐड हो जाएंगे। ऐड हो यानी जाएंगे। कि ये कंपोनेंट सबका जुड़ता चला जा रहा है। तो नेट फील्ड कैसे निकालोगे ओ पॉइंट पे? किसको इंटीग्रेट करें साहब? डीबी को इंटीग्रेट करें कि डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करें? टू टू डीबी नहीं होगा सर। बेटा टू क्यों होगा? टू तो दो एलिमेंट के लिए होगा ना, हम तो एक एलिमेंट के लिख के पूरे के लिए इंटीग्रेट करते हैं ना। तो एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है? डीबी साइन थीटा, उसको पूरे सब पूरी रिंग पे इंटीग्रेट कर देंगे तो उसमें सब काउंट हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? आगे। तो डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए। डीबी की जगह क्या लाए? डीबी कहाँ है सर? डीबी ये लिखा हुआ है ऊपर, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। बताइए ट्राइंगल से देख के साइन थीटा कितना है? मेरे ख्याल से आप सबको दिख रहा होगा, साइन थीटा इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, दिख रहा है? यस सर। चलो इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है ये तो बताओ। म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई और आर। आर कैपिटल आर कांस्टेंट है। नीचे से क्या कांस्टेंट है? सर ये कांस्टेंट हर। नीचे से क्या है भाई? कैप स्मॉल आर कांस्टेंट ही तो है। एक बात बताओ भाई, ये कैपिटल आर कांस्टेंट है, ये एक्स एक कांस्टेंट है, तो स्मॉल आर कांस्टेंट नहीं है? ये स्मॉल आर की वैल्यू बेसिकली अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही तो है पाइथागोरस थ्योरम से। यस सर। तो ये भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकाल लो। किसका इंटीग्रेशन बचा? डीएल साइन थीटा। कितना? बोलिए। अच्छा हमने यहाँ पे 4 पाई तो छोड़ ही दिया भाई, ये 4 पाई भी तो चल रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है आइडियल साइन थीटा। तो यहाँ 4 पाई भी चल रहा है दहेज में, इसे मत भूल जाना। बोलो क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो देखो नेक्स्ट पेज पर मेरे पास क्या फील्ड आई ए ओ पॉइंट पर, देखो म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन 4 पाई स्मॉल आर क्यूब, म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन 4 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन 4 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा बेटा? मेरे ख्याल से आपको इतनी अकल होनी चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी 2 पाई कैपिटल आर सरकमफेरेंस। ये सारे डीएल 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 जोड़ूंगा तो सरकमफेरेंस आ जाएगी, कोई दिक्कत? नो सर। 2 पाई से 4 पाई काटोगे 2 आ जाएगा। तुम्हारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब आर क्या है? आर है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का होल क्यूब। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इसको लिखा जा सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई उस पॉइंट पी पर, पी पॉइंट है ना सॉरी, जहां पर हम एक्स स्क्वायर पॉइंट फील्ड निकाल रहे थे। बोलिए कोई समस्या? नो सर। और अगर मैं आपको इसको क्रॉस वेरीफाई कराना चाहूं तो आप क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे? क्रॉस वेरीफाई करेंगे सेंटर से, क्योंकि हमें सेंटर की फील्ड ऑलरेडी पता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होती है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर ये वाला पॉइंट पी पॉइंट यहाँ की जगह सेंटर पे होता तो सेंटर का मतलब एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर।
तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, बात कर लेंगे सेंटर की कि भैया सेंटर पे क्या हो रहा है। तो सेंटर के लिए x की वैल्यू कर देंगे 0। तो देखते हैं सेंटर पे यहां से क्या फील्ड आ रही है, अगर सेम आ गई तो इसका मतलब सही है भाई। x अगर इसके अंदर आप 0 डाल दीजिएगा तो हो जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तो x 0 है, तो R स्क्वायर की पावर 3/2 विल गिव यू R क्यूब। R स्क्वायर से नीचे कट के आप देख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2R ही आ जा रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। कोई समस्या? नो सर। अच्छा, अभी एक चीज आखिरी बच गई कि इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन हमने पता है यार, सर्कुलर लूप में क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड घुमा देते हैं, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड घुमा देते हैं, उससे फील्ड निकाल लेते हैं। तो करंट ऐसे है तो देखो बाहर की तरफ है ना करंट, तो मैंने ऐसे अपना राइट हैंड घुमाया, ऐसे घुमाया ऐसे, तो ये फील्ड ऐसे आ रही है अंगूठे पे, यानी कि इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो एक्सिस के अलोंग है बाहर की तरफ। अगर यही करंट अंदर की तरफ होता, अंदर की तरफ मतलब ऐसे होता करंट, तब मैं अपने आप को ऐसे नहीं घुमाता, तब मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाता। अगर ऐसे घुमाता तो मेरा अंगूठा लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तब यहाँ पे फील्ड होती एक्सिस के अलोंग ही, लेकिन इस तरफ हो जाती। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। तो ये आपकी फील्ड का फॉर्मूला हो गया, और ये फील्ड हमको निकाल के आ गई एक्सिस के ऊपर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए यहाँ तक। नो सर। ठीक है जी, चलिए जी। सर अगर पी पॉइंट एक्सिस पे ना हो तो? बेटा एक्सिस पे ना हो तो आप फील्ड, उसका कैलकुलेशन आपके लिए नहीं आएगा। आपके लिए दो, आपके सिलेबस में दो ही केसेस है, सेंटर पे या एक्सिस पे। समझ आई? यस सर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोलेनॉइड की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या होता है सोलेनॉइड। तो पहले सोलेनॉइड को समझ लेना बड़ा जरूरी है साहब, ठीक है। सोलेनॉइड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक कार्डबोर्ड का सिलेंडर ले लिया। वैसे तो रियल लाइफ में कार्डबोर्ड का सिलेंडर लेने की जगह एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाता है। मान लो एक सिलेंडर ले लिया कार्डबोर्ड का, और अब इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर तार लपेट दिया। इसके ऊपर तार ऐसे करके क्या कर दिया, स्पाइरल बाइंडिंग की तरह तार लपेट दिया क्लोजली। तो तार क्या कर दिया, तार मैंने ऐसे लपेट दिया इस तरीके से, देखो ध्यान से, पास पास लपेटते हैं, दूर दूर नहीं लपेटेंगे। ऐसे करके पास 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 तार लपेट दिया, और यहां से तार वापस नीचे निकाल दिया। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। ये क्या कहलाएगी लाइन, ये लाइन कहलाएगी सोलेनॉइड की एक्सिस। मान लेते हैं सोलेनॉइड की जो खुद की रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। और अब मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों तारों को उठा के एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की, और इसमें पास कर दिया करंट। तो जैसे ही मैं करंट पास कर रहा हूं इस तरीके से, क्या इसके एक्सिस पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी कि नहीं, सोच के बताओ। यस सर। क्योंकि बेटा ये क्या है, ये बहुत सारे सर्कुलर टर्न है कि नहीं है। जैसे अगर तुम देखो, इसको देखो, ये एक सर्कुलर टर्न है, और मैं इस पॉइंट की बात कर लूं PP, तो इस सर्कुलर टर्न के लिए ये P इसके एक्सिस का पॉइंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हाँ या ना? यस सर। और अभी हमें पता है कि एक सर्कुलर टर्न के एक्सिस के पॉइंट की फील्ड कैसे निकालते हैं। तो हर सर्कुलर टर्न के लिए एक्सिस का पॉइंट है, बस पॉइंट क्या है, फंडा क्या है, सबसे दूरी अलग अलग है। ये वाला जो सर्कुलर टर्न है इससे दूरी ये है, इस वाले सर्कुलर टर्न से दूरी ये है, इस वाले सर्कुलर टर्न से इस पॉइंट की दूरी ये है। तो एक्स की वैल्यू हर टर्न के लिए अलग अलग है, पर कोई भी पॉइंट अगर आप एक्सिस से ले लेंगे तो हर सर्कुलर टर्न के लिए इट इज एन एक्सियल पॉइंट। और ये कलेक्शन ऑफ सर्कुलर टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स है सर्कुलर टर्न्स, और एक टर्न की फील्ड लिखनी हमको आती है तो हम बहुत सारे की भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। ये तो हमने करी वाइंडिंग, इसमें करंट पास कर दिया, तो हमसे पूछा जाएगा कि इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल के दिखाइए, इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल के दिखाइए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। लेकिन बेटा थोड़ा दिमाग अगर लगाओगे ना, तो वाइंडिंग भी दो तरीके से कर सकते हैं। वाइंडिंग करने का एक तरीका नहीं है, वाइंडिंग करने के भी दो तरीके। दो तरीके कैसे हैं सर? दो तरीके ऐसे हैं, अभी मैं जो आपके सामने वाइंडिंग बनाऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा, तो आपको खुद से डिफरेंस फील होगा कि क्या कहने का मतलब है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है यस सर। कि नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है।
क्या अंतर है? सर उसमें बाहर से लपेटा हुआ है, उसमें पीछे से। करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, मतलब इसमें तो मैंने बाहर से अंदर की तरफ लपेटा है और इसमें अंदर से बाहर की तरफ ऐसे लपेटा हुआ है। समझ आ रही है बात कि नहीं? यस सर। तो इससे क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। अब पहली चीज, ये चीज जब आपके पेपर में आएगी तो इसका सर्किट सिंबल क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए इसका सर्किट सिंबल क्या होता है, मतलब सोलेनॉइड कैसे दिखाते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। तो इस वाली वाइंडिंग को आप कैसे दिखाएंगे, तो सोच के बताइए। ये जो सोलेनॉइड का ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हमको क्या लग रहा है, करंट अंदर जा रहा है कि बाहर निकल के आ रहा है? अंदर जा रही। करंट देखो यहां से ऐसे करके अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, और नीचे से करंट। बाहर। तो इसको दिखाने का जो सिंबल होता है वो ये होता है बेटा। ये आपकी सोलेनॉइड बनाएंगे, ये सोलेनॉइड की एक्सिस हो गई, ये जो डॉटेड लाइन थी। कितने रेडियस की सोलेनॉइड थी, स्मॉल आर की, तो इसको हमने स्मॉल आर मार्क कर दिया। ऊपर क्या लग रहा था, करंट बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है? अंदर। तो ऊपर ऐसे बना दोगे क्रॉस 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 क्रॉस। नीचे बना दोगे डॉट 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 डॉट। और इस बात को याद रखना बेटा कि यहाँ ये जो क्रॉस और डॉट बनाए गए हैं, ये फील्ड का डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, ये किसका डायरेक्शन बता रहे हैं बेटा? करंट। करंट का। ये बता रहे हैं कि इधर से करंट अंदर घुस रहा है, इधर से करंट बाहर आ रहा है। तो अगर मुझे पता है कि इधर से अंदर घुस रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, तो मेरे दिमाग में खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसे लपेटा हुआ है, इस तरीके से। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर। अगर मैं इसका सिंबल बनाऊं तो इसका सिंबल कैसे बनाऊंगा, इसका सिंबल ऐसे बना दूंगा कि ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी भैया, एक्सिस। ये आर रेडियस है। यहां पर ऊपर ऊपर आप डॉट बना देंगे, क्योंकि ऊपर से यहां आपको ऐसा लग रहा है कि करंट बाहर निकल के आ रही है। देखो ऐसे बाहर बाहर बाहर, और नीचे अंदर जा रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। ये करंट की डायरेक्शन हो गई। पहले तो सर्किट सिंबल क्लियर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। दूसरी चीज, मान लो इस सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है, एल। और इस एल लेंथ की सोलेनॉइड पे, क्योंकि एक फाइनाइट सोलेनॉइड है, फाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि भैया इसकी कुछ एक फिक्स्ड लेंथ है। मैंने बोल दिया कि एल लेंथ पे मैंने एन टर्न्स लपेट रखे हैं। एल लेंथ के ऊपर एन टर्न्स लपेट सकते हैं, मतलब एल की कुछ वैल्यू ले लो, मान लो कि 10 मीटर की लेंथ है और उस पर 500 टर्न्स लपेट रखे हैं। तो बताओ, अगर 10 मीटर की लेंथ पर 500 टर्न्स लपेट रखे हैं, तो 1 मीटर पर कितना लपेट रखा है? 50। 50। उसी को हमने नाम दे दिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है कि यूनिट लेंथ पे, मतलब 1 मीटर पे आपने कितने टर्न्स लपेट रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एन डिवाइडेड बाई एल। एन डिवाइडेड बाई एल, और इसी को हम नाम दे रहे हैं छोटा वाला एन। याद रखिएगा छोटे वाले एन का यहाँ क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, की यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स हमने लपेट रखे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। अब हम इस लायक हो गए कि हम अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करें। तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक फाइनाइट सोलेनॉइड है इस तरीके से, एक फाइनाइट सोलेनॉइड है इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें करंट कैसे है, करंट अब आपको पता है ऐसे करके लपेटा हुआ है, मतलब यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, तो ऐसे करके करंट घूम रही होगी। इतना आपके दिमाग में क्लियर है कि करंट है। और इसमें मैंने एक चीज ये भी बोल दी कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल है, इतना मुझे पता है। मुझसे कहा गया कि भैया इसकी एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो मैंने कहा ये वाला पॉइंट ले लो, पॉइंट पी, और यहां पर क्या फाइंड करके दिखाओ, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करके दिखाओ पॉइंट पी पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये काम करूंगा कि इस पॉइंट को मैं इसके दोनों एंड से जोड़ दूंगा। पहले मैंने इस पॉइंट को सोलेनॉइड के इस वाले एंड से जोड़ा,
और इसकी एक्सिस से एंगल देखा और ये एंगल को नाम दे दिया अल्फा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस पॉइंट P को एक्सिस के इस वाले एंड से जोड़ा और इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ये याद रखना कि एंगल आपको दोनों क्लॉकवाइज ही लेने होते हैं, फ्रॉम दिस एक्सिस या इस हॉरिजॉन्टल से इस एक्सिस को नाम दे दिया बीटा। बोलिए क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। तो बेटा जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। कितनी फील्ड होती है? म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। लेकिन सिर्फ फील्ड के मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन के लिए हमें पता है करंट कैसे चल रहा है, इधर से अंदर घुसा इधर से बाहर चला है, तो अपने राइट हैंड को कैसे घुमाएंगे? ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे ना, क्योंकि करंट अंदर जाके बाहर आ रहा है, तो राइट हैंड आपने ऐसे घुमाया, ये अंगूठा या लेफ्ट की तरफ, तो पी पॉइंट पर जो फील्ड होगी इस पर्टिकुलर केस में वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी अलोंग द एक्सिस। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। सर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। आपसे पेपर में पूछा जाएगा इसका स्पेशल केस। क्या पूछा जाएगा इसका स्पेशल केस? पहले तो एक बात बताइए, इस वाले फॉर्मूले को देख के बताइए और सोच के बताइए कि अगर मैं ये पॉइंट यहां की जगह यहां ले लेता, यहां की जगह यहां ले लेता, यहां की जगह यहां ले लेता, फील्ड सेम रहती कि बदल जाती? बदल जाती। बदल क्यों जाती? क्योंकि अगर मैं यहां पॉइंट ले लेता तो अब अगर आप इसे जोड़ते तो अल्फा और ऐसे जोड़ते और बीटा, ये दोनों बदल जाते। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। लेकिन अगर इसका स्पेशल केस की बात करें तो कुछ बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान सुनिएगा। स्पेशल केस में ये पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा होना चाहिए और याद होना चाहिए। इनफाइनाइट सोलेनॉइड, आपसे कह दिया सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लार्ज है। इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब बहुत लंबी है। अब अगर रियल लाइफ की बात करें तो कोई चीज इनफाइनाइटली लंबी तो होती नहीं है। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का एक्चुअल मतलब ये होता है कि अगर ये सोलेनॉइड की लेंथ एल है और इस सोलेनॉइड की रेडियस आर है, तो ये जो एल है ये आर के मुकाबले बहुत बड़ा हो चुका है। कैसे? तुम समझो, इस बात को फील लो। मान लो ये रेडियस होती 2 मीटर, ये रेडियस होती 2 मीटर, लेकिन ये जो लेंथ है ये होती 5 मीटर। ये है 5 मीटर, ये है 2 मीटर। इसे इनफाइनाइट बोलोगे फाइनाइट बोलोगे? फाइनाइट। फाइनाइट बोलेंगे। लेकिन ये है 2 मीटर और ये है 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर लंबा है और ये सिर्फ 2 मीटर है। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि लेंथ बहुत लंबी और रेडियस बहुत छोटी हो गई है? समझ आ रही है बात कि नहीं? यस सर। तो उसको हमने इनफाइनाइट बोल दिया। तो आप सोचते हैं कि इनफाइनाइट सॉलिड में क्या होगा? थोड़ा सा सोचिएगा, अपना दिमाग लगाइए। अगर इसकी लेंथ बहुत लंबी है, मतलब ये इधर इंफिनिटी तक जा रहा है ऐसे करके, और इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है ऐसे करके, तो सोचिए अगर ये वाला पॉइंट ऐसे इंफिनिटी चला जाए तो अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी? 0। 0 जाएगी। बहुत अच्छी बात, शाबाश। और ये वाला पॉइंट अगर इधर चला जाए इंफिनिटी तो बीटा कितना जाएगा? 180। बीटा जाएगा 180। बहुत बढ़िया, शाबाश। उठाकर रख दो बेटा इसमें। जब इसमें रखोगे तो तुमको क्या फील्ड मिलेगी? वो ये मिलेगी कि म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मतलब कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है 1, माइनस कॉस बीटा। कॉस बीटा मतलब कॉस ऑफ 180 डिग्री, वो कितना होता है बेटा? -1। -1। 1 माइनस -1 2। 2। 2 और 2 ये कट गए कि नहीं कट गए? यस सर। कितनी फील्ड आई? म्यू नॉट एन आई। अब मजे की बात देखो, जब तक ये सोलेनॉइड फाइनाइट थी, कैसी थी? फाइनाइट थी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि सर आप ये पॉइंट लेंगे और फिर अगर ये पॉइंट ले लेंगे तो फील्ड अलग अलग आएगी क्योंकि अल्फा बीटा बदल जाएंगे। लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर सोलेनॉइड इनफाइनाइट है तो ये जो फील्ड आई है कांस्टेंट फील्ड है? यस सर। म्यू नॉट एन आई आया ना, सिर्फ ना अल्फा पे डिपेंड कर रहा है ना बीटा पे। म्यू नॉट एक कांस्टेंट होता है, एन भी एक कांस्टेंट है और आई भी एक कांस्टेंट है। यानी कि अगर एक सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लार्ज है तो उसके अंदर एक्सिस के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम आती है म्यू नॉट एन आई के बराबर। क्या ये बात चमकी आपको? यस सर। बोलिए कोई भी दिक्कत?
सर इसके सेंटर पे कितना होगा? किसके सेंटर पे? इनफाइनाइट पे कि मतलब फाइनाइट। फाइनाइट के सेंटर पे? यस सर। तो बेटा फाइनाइट के सेंटर के लिए अल्फा निकाल लेना, बीटा निकाल लेना। बीटा 90 प्लस अल्फा होगा। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, इधर देखो, इधर देखो, मान लो एक क्वेश्चन ही बना देते हैं हम लोग कि मान लो आपसे कहा गया ये एक सोलेनॉइड है और फाइनाइट सोलेनॉइड है। फाइनाइट सोलेनॉइड मतलब लेंथ इसकी 10 मीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी 10 है, ये इसका एक्सिस है, इसकी जो रेडियस है वो 2 मीटर है। तो ये फाइनाइट सोलेनॉइड हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। अब आपका जो सवाल है उसी सवाल पे मैं जाता हूं। और मान लीजिए इसमें आपको करंट जा रहा है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, इसमें जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू भी मैंने आपको दे दी, करंट जा रहा है 4 एम्पियर। कोई समस्या? नो सर। अब आपने कहा सर इसका जो मिड पॉइंट है ये जो पी पॉइंट है, यहां पर मुझे फील्ड निकाल के दिखाइए, पक्की बात? यस सर। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मेरे पास पी पॉइंट की फील्ड निकालने का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो अब थोड़ा सोचते हैं, मुझे पढ़ाया गया है कि पी पॉइंट को अगर यहां पे जोड़ देंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना? यस सर। क्या हम कॉस अल्फा निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे? सर वो टेन थीटा से निकालेंगे। टेन थीटा क्या, ये बताओ, क्या तुम्हें ये मतलब पता है 10। हाँ 2 मीटर। कितना है? 2। 2। क्या तुम्हें ये पता है यस सर। कितना? 5। 5। तो ये पता है 2, ये पता है 5, तो ये √29 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम से, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो चलो मेरे साथ आओ, बताओ म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट की? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन की? 10। करंट की? 4। डिवाइड बाई 2। कॉस अल्फा? कॉस अल्फा 5/√29, हाँ या ना? यस सर। कॉस अल्फा कितना? 5/√29। अब इसी तरीके से बेटा अगर मैं इसको ऐसे करके जोड़ दूं और ये एंगल बीटा बोल दूं, तो क्या आप कॉस बीटा नहीं लिख पाओगे? क्या आप कॉस बीटा नहीं लिख पाओगे? कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? अच्छा इधर देखो, इस एंगल को चलो थीटा मान लो। हालांकि तुम्हारे को अंदर अगर कॉमन सेंस है तो तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि सर इस केस में थीटा और अल्फा बराबर है, लेकिन थीटा और अल्फा सिर्फ इस केस में बराबर है क्योंकि तुमने मिड पॉइंट चूज किया, वरना थीटा अल्फा बराबर नहीं होंगे। यहां तक बात समझ में आती है? यस सर। अब बताओ, क्या मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं? तो मुझे पता है ये वाली साइड 2 है, ये वाली साइड एक बार फिर से 5 है, और ये √29 ही है, तो क्या मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं? यस। कितना? 5/√29। ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या ये दिख रहा है कि बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो यहां पर कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। और कॉस 180 माइनस बीटा कितना होगा? कॉस 180 माइनस के बीटा कितना होगा? माइनस माइनस कॉस बीटा। तो माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/√29। इसका मतलब कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अरे आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। ये उठा के यहाँ रख देना। कोई समस्या? नो सर। कर लोगे इतना काम? यस सर। जो भी आज पढ़ा है सब क्लियर है अच्छे से? यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, जा सकते हैं।